ठीक है, तो हम जो है अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। अब हमें सारी नॉलेज है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। तो इकोनॉमी के साथ एक बहुत बड़ा इशू होता है नॉर्मली, जैसे पाकिस्तान के साथ भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारा जो करंट अकाउंट है ना वो डेफिसिट में होता है, खसारे में होता है। खसारे का मतलब क्या होता है? डेफिसिट, नेगेटिव में होता है। तो हमने जो है वो लास्ट क्लास में सारा रिवाइज कर लिया था कि करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट में है तो इस डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सही है, तो इस डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के जो आउटफ्लोज हैं, हमारी कंट्री के जो आउटफ्लोज हैं वो इनफ्लोज से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको याद इस तरीके से करा था कि हमारे इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है। तो ये इशू था हमारे साथ। अब मुझे इस मसले को सॉल्व करना है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर लगानी पड़ती है पॉलिसीज, और पॉलिसीज यहाँ पर करेंगी क्या? पॉलिसीज जो हैं वो बेसिकली मेरे करंट अकाउंट के डेफिसिट को जो है वो क्या करेंगी? कम करेंगी। अब करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने का मतलब क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने का मतलब ये होता है कि आप जो है वो बेसिकली अपने आउटफ्लोज को कम कर रहे हो और अपने इनफ्लोज को बढ़ा रहे हो। दिस इज हाउ यू सॉल्व अ करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब आउटफ्लोज कम करने का मतलब ये है कि मुझे किसी तरीके से अपने इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर्स को कम करना है और मुझे किसी तरीके से अपने एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो मेरा हर पॉलिसी का टारगेट सिर्फ इतना होगा कि या तो मैं आउटफ्लोज को कम कर रहा हूँ या तो मैं इनफ्लोज को बढ़ा रहा हूँ। तो मुझे इस तरीके से काम करना है। क्लियर है ये चीज? तो अब मैं आपको जितनी भी पॉलिसीज पढ़ाने लगा हूँ वो सारी पॉलिसीज ये कर रही होंगी, आउटफ्लोज कम कर रही होंगी, इनफ्लोज को बढ़ा रही होंगी। मैं आपको हर जगह ये बताऊंगा किधर आउटफ्लो बढ़ रहा है, किधर इनफ्लो बढ़ रहा है, किधर आउटफ्लो कम हो रहा है और किधर इनफ्लो बढ़ रहा है। ले रहे चीज तो मसला यहाँ तक ये चीज क्लियर है, तो फिर आगे टॉपिक सिंपल है। ठीक है, आप सुनना जरा आगे। तो पहली पॉलिसी जो हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सी है? देखो, तीन तरह की पॉलिसीज होती है मेरे पास, सुनना जरा गौर से। पहली पॉलिसी जो मेरे पास अवेलेबल है ना, उन पॉलिसीज को बोला जाता है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। पहली पॉलिसी मेरे पास कौन सी अवेलेबल है? उन पॉलिसीज को बोला जाता है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। ठीक है, अब ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज क्या है? देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज बता रहा हूँ। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज नॉर्मली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होती है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज समझते हो? हमने जो टैरिफ वगैरह पढ़ा था, कोटा वगैरह पढ़ा था, और हम जो बेसिकली इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज का काम ये होता है। तो नॉर्मली ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होती हैं। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के वर्ड से ही समझ आ रहा है कि हम कंज्यूमर्स के एक्सपेंडिचर को स्विच कर रहे हैं, और हम इनके एक्सपेंडिचर को स्विच कर रहे हैं फ्रॉम इंपोर्टेड कंजम्पशन टू डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो बेसिकली जो है मैं लोगों को स्विच करवा रहा हूं फ्रॉम इंपोर्टेड कंजम्पशन टू डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो पहले मैं आपको ना इसको एक टोटके से समझाता हूँ। मैं हमेशा यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, मैंने क्लास में ही बनाया था, मैं यहाँ पर भी आपके लिए वापस बना रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो यहाँ पर दो रास्ते बने हुए हैं। ठीक है, ये एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर है। ठीक है, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर है। डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन है। ये पेपर में मत बना के आ जाना बेटा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए जो है वो दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन करेगा या तो वो इम्पोर्टेड कंजम्पशन करेगा। जाहिर सी बात है, हमारे पास दो ही तो वो होते हैं ना, या तो हम लोकल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो हम बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कम कर रहे हैं। क्लियर है? सरप्लस को मेंटेन करने के लिए भी होता है, वही बात है, एक ही बात है ना बेटा। तो नॉर्मली हम डेफिसिट को कम करने के लिए कर रहे होते हैं। अभी सिंपल रख रहा हूँ चीजों को। तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज बेसिकली क्या करती हैं? इस रास्ते को बंद कर देती है। तो अगर कंज्यूमर फॉर एग्जांपल इस रास्ते पे जाता भी है ना, तो वो घूम फिर के फिर यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मकसद है कि वो आप इंपोर्ट का रास्ता बंद कर रहे हो। इंपोर्ट के रास्ते को बंद करने का मतलब क्या है? आप इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अब इंपोर्ट को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? हमने मल्टीपल पॉलिसीज पढ़ी थी प्रोटेक्शनिज्म में। हमने टैरिफ की एग्जांपल पढ़ी थी, इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ क्या था याद है? मैं इंपोर्ट टैरिफ के थ्रू जो है वो इंपोर्ट्स को महंगा कर दूंगा। जब मैं इंपोर्ट्स को महंगा कर दूंगा, लोग जो है वो खुद इंपोर्ट्स छोड़ के डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। दूसरा मेरे पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? दूसरा मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन ये है कि मैं जो है वो कोटा लगा दूंगा, मैं फिजिकल लिमिट लगा दूंगा इंपोर्ट्स पे। एक और ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं सिंपली जो है वो इंपोर्ट्स को बैन भी कर सकता हूँ, तो मैं एम्बार्गोस की पॉलिसियां लगा दूंगा। मैं रेड टेप पॉलिसीज यूज करूंगा, बिल्कुल जो एक्सेसिव पेपर वर्क होता है। मैं यहाँ पर अपनी करेंसी को जान पूछ कर गिरा दूंगा। मैं अपनी करेंसी को जान पूछ कर गिराऊंगा तो मेरा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो इंपोर्ट महंगा होगा, लोग खुद डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। मैं जो है वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट सब्सिडी दे सकता हूँ।
मैं जब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट सब्सिडी दूंगा तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इन्फ्लोज बढ़ जाएंगे, लोग डोमेस्टिक चीजें खरीदना शुरू कर देंगे क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो पॉइंट सिर्फ यहाँ पर इतना है कि आपको जो है वो किसी तरीके से इंपोर्ट के रास्ते को करना है बंद। बेटे डीरेगुलेशन जो है ना वो सप्लाई साइड पॉलिसी में आएगी, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में ना प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जाती है। क्लियर है चीज? अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही आप लोगों को डोमेस्टिक कंजम्पशन पे स्विच कर दोगे, जैसे ही आप लोगों को डोमेस्टिक कंजम्पशन पे स्विच कर दोगे तो डोमेस्टिक में जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डोमेस्टिक में लोग अब खरीद रहे हैं माल, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रही है, डोमेस्टिक का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। जैसे ही डोमेस्टिक का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा पहले के मुकाबले में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, और जैसे ही डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो रहा है कि मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर दिया, तो मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट का जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। सही है, मैंने जो है वो लोगों को स्विच कर दिया इंपोर्ट से डोमेस्टिक पे, इसका मतलब मेरी कंट्री के इंपोर्ट्स कम हो गए। जब मेरी कंट्री के इंपोर्ट्स कम हो गए तो इससे मेरा डेफिसिट भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी का भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। पर एक यहाँ पर मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है? एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है प्राइस स्टेबिलिटी का, क्योंकि आप नोट करो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। जब एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उस इकोनॉमी में डिमांड पर इन्फ्लेशन आती है, इसका मतलब मेरा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। क्योंकि जब तुम लोगों को डोमेस्टिक पे स्विच कर दोगे ना तो वो डोमेस्टिक में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक में डिमांड पर इन्फ्लेशन आ जाएगी, डोमेस्टिक में महंगाई आ जाएगी। क्लियर है चीज? इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी जहां पर फायदेमंद है वहां पर नुकसानदेह भी है। क्लियर है चीज? फिलहाल बेटे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी पॉलिसीज है एक्सपेंडिचर स्विचिंग में? सही है, मैंने आपको ये बता स्टेट तो कर दिया, पर मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल में भी यहाँ पर समझा देता हूँ विद उसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। तो मेरे पास पहला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा था, इम्पोर्ट टैरिफ। अब चेन खाली फॉलो करो। इम्पोर्ट टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, इंपोर्ट की क्वांटिटी कम होती है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होता है। और ये पॉलिसी सिर्फ उसी केस में काम करेगी जब डिमांड इलास्टिक होगा। जैसे ही मेरे इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर कम होंगे, मेरी कंट्री के आउटफ्लोज कम होंगे, मेरा डेफिसिट कम हो जाएगा। यहाँ पर आप एक ग्राफ भी बना सकते हो जिसमें आप सप्लाई को लेफ्ट शिफ्ट करके दिखा सकते हो। पर यहाँ पर मसले भी बहुत हैं। क्या मसले हैं यहाँ पे? भाई सबसे पहला मसला यहाँ पर ये है कि रिटेलिएशन हो जाएगी, आपके ट्रेड रिलेशन वर्सन हो जाएंगे, हो सकता है आपकी इंपोर्ट्स की डिमांड इलास्टिक हो, आपने जो है वो कंज्यूमर की चॉइसेस कम कर दी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम कर दिया, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से महंगाई आ जाती है, आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इनएफिशिएंट हो जाएंगे, वो बोलेंगे हमें तो बार बार ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि मोनोपोली पावर क्रिएट हो जाए। तो जिधर टैरिफ तुम्हारे मसले को हल करेगा वहां पर मसले को बढ़ा भी सकता है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पड़ता है एक्सपोर्ट सब्सिडी। भाई एक्सपोर्ट सब्सिडी में क्या हो रहा है कि तुम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे रहे हो और अपने एक्सपोर्टेड गुड्स को सस्ता कर रहे हो ताकि तुम्हारे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाए। इससे तुम्हारे इनफ्लोज बढ़ेंगे, इससे भी तुम्हारा डेफिसिट कम होगा। यहाँ पर भी तुम सप्लायर को राइट पर शिफ्ट करके दिखा सकते हो। बात वही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जेब से जो है वो यहाँ पर पैसा देना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर्स वापस इनएफिशिएंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट अपने को पैसे देते रहती है, अपन जो है ना वो अगर सही काम नहीं करेंगे फिर भी टेंशन नहीं। फिर एक और मेरे पास यहाँ पर तरीका है कि मैं अपनी करेंसी को गिरा दूं, डी वैल्यू कर दूं। अब मैं अपनी करेंसी को अगर खुद गिरा दूंगा तो मेरे एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाएंगी और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएंगी। इससे मेरे जो है वो इनफ्लोज बढ़ेंगे, आउटफ्लोज कम होंगे, दोनों चीजों से आप देखो डेफिसिट कम हो रहा है। तो कुल मिला के ये वही पॉलिसीज है जो हमने प्रोटेक्शनिज्म के टॉपिक में पढ़ी थी, फर्क बस ये है कि इसको इन्फ्लो एंड आउटफ्लो से लिंक कर रहे हैं। ले रहे चीज तो मसला। अच्छा वैसे आप इसको और भी समझा सकते थे, आप कोटा समझा दो, आप बोलो कोटा में फिजिकल लिमिट लगती है तो इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं, इससे भी आउटफ्लोज कम होते हैं, आप एम्बार्गोस का बोल दो। सही है, आप रेड टेप भी समझा सकते हो, बिल्कुल आप हर पॉलिसी समझा सकते हो प्रोटेक्शन की। पर जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने उसके बारे में बताया। सब्सिडी का भी सवाल आ चुका है, टैरिफ का भी सवाल आ चुका है, और डिवैल्यूएशन का भी सवाल आ चुका है। एम्बार्गोस और कोटास का सवाल आज तक नहीं आया है। तो लाइकली जो ज्यादा टेस्ट करता है ना, मैंने आपको उसकी डिटेल बता दी थोड़ी, जिससे सवाल अच्छा बन सकता है। हाँ दो चार के सवाल कोटा एम्बार्गो भी बन सकते हैं, पर वो सिंपल है। पहले चीज। अच्छा भाई, आप सुनना जरा। बिल्कुल बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसी टेस्ट होती है पेपर में, 6 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में भी आता है। सही है। अच्छा दूसरी पॉलिसी मेरे पास कौन सी है, अब जरा सुनना गौर से। बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। दूसरी पॉलिसी मेरे पास यहाँ पर होती है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। अब देखो आपको वर्ड से समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, या आप कह सकते हो एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज। अब मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ये कौन सी पॉलिसीज हैं।
ये बेसिकली वो पॉलिसीज है जो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसीज है ये कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसीज है। कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसीज में क्या किया जाता है? कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसीज में तुम्हारे पास दो तरह की पॉलिसीज आती हैं। एक तुम्हारे पास आती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरी तुम्हारे पास आती है कॉन्ट्रैक्शनरी, सही है, मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसीज का सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये पॉलिसीज एग्रीगेट डिमांड को करती हैं कम। पर वो समझाने से भी पहले मैं आपको अगेन वही ग्राफ बना के सिखा रहा हूँ जिसके थ्रू आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको याद करना। वापस से मैंने जो है वो यहाँ पर दो रास्ते बनाए हुए हैं। एक डोमेस्टिक कंज्यूमर यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन करेगा या तो वो इम्पोर्टेड कंजम्पशन करेगा। अब पहले मैंने क्या करा था, इस रास्ते को बंद कर दिया था। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब ये दोनों रास्ते बंद कर देती है। ये कहती है कि भाई अब तू कंजम्पशन ही नहीं करेगा। पहले तो मैं स्विच कर रहा था ना, अब ये कह रहा है आप एक्सपेंडिचर ही नहीं करोगे, जेब काट दो। अब जेब जब तुम लोगों की काटोगे ना, तो लोग क्या करेंगे? लोग एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम कर देंगे। जाहिर सी बात है, कंजम्पशन कम हो रही है तो एडी कम हो जाएगा। जब एडी कम होगा, जाहिर सी बात है इंपोर्ट्स तो कम हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी तो अचीव हो रही है, बट डोमेस्टिक में मसले आ रहे हैं। आप बोलो एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी में पहले के मुकाबले में डिमांड फॉर लेबर कम होगा, और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगा तो हो सकता है इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो रहे हैं? भाई मेरा पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो अचीव हो रहा है ना वो प्राइस स्टेबिलिटी का है, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी ना तो एक मुल्क में हो सकता है महंगाई कम हो जाए। मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी का, क्योंकि मैं सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट्स को कम कर दूंगा, आउटफ्लोस कम हो जाएंगे, डेफिसिट कम हो जाएगा। मसला यहाँ पर आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। कौन से ऑब्जेक्टिव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तुम्हारा अचीव नहीं हो रहा। हो सकता है तुम्हारी इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव तुम्हारा अचीव नहीं हो रहा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर किस तरीके से ये पॉलिसीज काम करती हैं, इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल ये है कि भाई मैंने जो है वो सबसे पहले आपके सामने लगा दी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, सही है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में आपके पास टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। आप जो है वो बेसिकली क्या करते हो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम करते हो, एग्रीगेट डिमांड कम होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ कम होती है, इनकम्स कम होती है, कंजम्पशन कम होती है, इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आप इनकम टैक्स को जो है वो बढ़ा दो, सही है। जब इनकम टैक्स को बढ़ाओगे, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा। आप कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ा दो, आप कंपनी के प्रॉफिट्स पे टैक्स बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप नोटिस करो, जब ये कंजम्पशन कम होती है ना तो दो तरह की कंजम्पशन कम होती है। अगर मैं ये कहता हूँ ना कि एक इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हो रही है, तो इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन भी कम हो रही है, तो दोनों कंजम्पशन एक साथ कम होती है। इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर कम होगा तो तुम्हारा डेफिसिट वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, पर डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। पर हाँ, तुम्हारी इकोनॉमी में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो जिधर पॉलिसी काम कर रही है वहां पर काम नहीं भी कर रही, तो वही बात है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपको एज एन ओ लेवल स्टूडेंट ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी कब लगनी चाहिए, आपको बस ये पॉलिसीज पता होनी चाहिए। ये एक ए लेवल के बच्चे को हम पढ़ाते हैं कि कौन सी पॉलिसी किस टाइम पे लगानी चाहिए। आपसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये पॉलिसी किस तरीके से डेफिसिट कम कर रही है, ये पॉलिसी किस तरीके से सरप्लस को बढ़ा रही है, ये पॉलिसी किस तरीके से सरप्लस को मेंटेन कर रही है। यही पॉलिसीज यूज होती हैं जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसी का सवाल आता है। ले रहे चीज, कोई मसला, कोई टेंशन? इसी तरीके से आपके पास कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी है। भाई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये हो रहा है कि तुम जो है वो मनी सप्लाई को कम कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा रहे हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वही बात है, चेंज आ जाती है आपकी। आप बता दो भाई, सेव लोग ज्यादा करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, कंजम्पशन कम होगी, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। आप बोलो लोग जो है वो बोरो कम करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, कंजम्पशन कम होगी, इससे भी आपकी इकोनॉमी का इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप उसको ये बोलो कि यार एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है, बीओपी स्टेबिलिटी का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है विद फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर वही बात है, कंजम्पशन कम होती है तो डेफिसिट कम हो जाता है, पर बात वही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। पहले चीज, फिर आपको वही बात है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। तो इन दोनों पॉलिसीज के जो डिसएडवांटेजेस है ना, ये दोनों पॉलिसीज के जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमने इन्फ्लेशन के साथ पढ़ लिया था। तो उससे इसको रिवाइज कर लेना वापस, इसको करने का पॉइंट नहीं है कोई।
क्लियर है चीज? जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी फिस्कल इन्फ्लेशन में पढ़ रहे थे ना, वहां पर मैंने आपको उसके नुकसान बताए थे। क्लियर है चीज? और हमारे पास जो है वो एक और पॉलिसी जो आती है, जो कि सबसे एंड में आती है, वो कौन सी पॉलिसी है? वो हमारे पास है सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है। जब हम सप्लाई साइड पॉलिसी की बात करते हैं तो सप्लाई साइड पॉलिसी जो है वो यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगी? देखो, जब हम सप्लाई साइड पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो सप्लाई साइड पॉलिसी सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी और सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी है। इसका सवाल पेपर में ओ लेवल में आज तक नहीं आया। सप्लाई साइड पॉलिसी उसका आजकल बड़ा फेवरेट एरिया चल रहा है ए लेवल में, तो मुझे लग रहा है कि ओ लेवल में पूछ सकता है वो। तो ये मैं आपको तभी बता रहा हूँ। देखो, सप्लाई साइड पॉलिसी का मकसद ये नहीं होता कि मुझे इंपोर्ट्स को कम करना है। सप्लाई साइड पॉलिसी का मोटिव ये होता है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को इतना इंटरनेशनली कंपेरेटिव कर दो कि आपकी कंट्री इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि वो इतना एक्सपोर्ट करे कि उसका डेफिसिट कम हो जाए। यहाँ पर अपन इंपोर्ट को नहीं रोकते, यहाँ पर अपन एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं। तो किस तरह बढ़ाते हैं? भाई, आप अपने वर्कर्स को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दो। इसकी वजह से आपके वर्कर्स की स्किल्स बढ़ेंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो कम खर्चा करेंगे, कम वेस्टेज करेंगे, इससे जो है वो कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम होगी। सही है। इसकी वजह से जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इनफ्लोज बढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा कम हो जाएगा। आप यहाँ पर ट्रेड यूनियन पावर कम कर दो। जब आप इकोनॉमी की ट्रेड यूनियन पावर को कम करोगे तो ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स करोगे। रिफॉर्म्स का मतलब है आप गवर्नमेंट लेजिस्लेशन यहाँ पर बढ़ा दोगे और ट्रेड यूनियन की पावर को कम करोगे, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा हाई वेजेस नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी में वेजेस कम होना शुरू हो जाएंगी। जब इकोनॉमी में वेजेस कम होना शुरू हो जाएंगी तो इससे प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक्सपोर्ट का जो है वो रेवेन्यू बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में जो है वो पहले के मुकाबले में इन्फ्लोज बढ़ेंगे और आपका डेफिसिट जो है वो कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो, उसकी भी सेम चेन है। आपने प्रोड्यूसर को सब्सिडीज दी, आपने जो है वो कॉस्ट कम करी, आपने अपने एक्सपोर्ट को सस्ता किया, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ा, इन्फ्लोज बढ़े, डेफिसिट कम हो गया। आपने यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा दिया मार्केट में। कंपटीशन कैसे बढ़ाते हैं? डी रेगुलेशन। आज जो बादराबाद पे फिजिकल क्लास हुई थी, वहां पर डी रेगुलेशन की डेफिनेशन का सवाल आया था, याद है? November 20 के क्वेश्चन में। सही है। पेपर 2 वेरिएंट 3 में। तो क्या डी रेगुलेशन था? डी रेगुलेशन का मतलब था जब आप रूल्स एंड लॉस कम कर देते हो, फर्म्स को एनकरेज करते हो टू एंटर द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि सप्लाई साइड पॉलिसी का काम ये होता है कि वो एक्सपोर्ट्स को सस्ता करता है। जब वो एक्सपोर्ट्स को सस्ता करता है तो इससे इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ता है, इनफ्लोस बढ़ते हैं और डेफिसिट कम हो जाता है। आप देखो, बाकी जितनी भी पॉलिसीज थी ना, उनका ज्यादातर ध्यान इंपोर्ट्स के ऊपर ही था। पर सप्लाई साइड पॉलिसी ऐसी वाहिद पॉलिसी है जो आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव करेगी। क्योंकि आप इस चीज को समझो, जब हमने इन्फ्लेशन के टाइम पे भी सप्लाई साइड पॉलिसी पढ़ी थी, तो वहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, इट इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। ये एक नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव करती है। आप अगर एक इकोनॉमी की सप्लाई को बढ़ा देते हो ना, तो इससे आपका एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ेगा। आपकी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी का भी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, क्योंकि महंगाई कम होगी। और आपकी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट तो स्टेबिलिटी वैसे ही आएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट आप बढ़ा रहे हो। तो ऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग। तो आपको एक और चीज याद होगी, मैंने आपको बताया था कि सप्लाई साइड पॉलिसी जो है वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी होती है। और एक और मैंने आपको चीज बताई थी कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि एक इकोनॉमी को नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ देती है। तो हर वे में सप्लाई साइड पॉलिसी बेहतर है। पर इसका सबसे बड़ा मसला, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव होगी बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि ये पॉलिसीज जो है ना, वो एक मसला खड़ा करती हैं कि ये एक्सपेंसिव बहुत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, टाइम टेकिंग बहुत है, ये गवर्नमेंट के बजट को डेफिसिट कर देती है, ये पैसा कहीं और भी लगा सकते थे, टाइम टेकिंग बहुत है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कम इनटू इफेक्ट। ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और रिफॉर्म्स और ये कंपटीशन का बढ़ना, ये सब एकदम से नहीं होता, इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वेरे चीज, कोई मसला, कोई सवाल, कोई टेंशन यहाँ तक? ट्रेड यूनियन वाला पॉइंट ये होता है कि आप जो है ना वो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लगाते हो, ट्रेड यूनियन की पावर को कम करते हो, क्योंकि ट्रेड यूनियन अक्सर क्या करता है, नेगोशिएट करता है ना हायर वेजेस, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब आप ट्रेड यूनियन को रिफॉर्म कर देते हो ना और उनकी पावर को कम कर देते हो, तो वो इतनी ज्यादा हाई वेजेस नेगोशिएट नहीं कर पाते। तो वेजेस कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ता है, और इससे जो है वो आपका डेफिसिट कम हो जाता है, क्योंकि आपके इनफ्लोज बढ़ जाते हैं। ले रहे चीज कोई मसला? बेटे, डिमांड साइड पॉलिसीज आते हुए पीछे पड़ी ना, ये डिमांड साइड पॉलिसी जो थी, ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की है, डिमांड साइड पॉलिसी। ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसीज थी।